हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम संविधान के चैलेंजिंग इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है? इसका कहाँ पे है उल्लेख? इसका उल्लेख मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। साथ ही साथ आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालते जाइए। टोटल 30 प्रश्न है, 20 से ऊपर आपके सही होने चाहिए। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में दो चीजें कॉमन है। एक तो अभिभावक बच्चों मतलब बच्चों की शिक्षा और एक पर्यावरण का संरक्षण। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अभिभावक बच्चों की शिक्षा का अवसर दिलाएंगे, ये बात कहते हैं मौलिक कर्तव्य। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें राज्य को यह कर्तव्य दिया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलाएंगे। तो कॉमन क्या हो जाएगा दोनों में? प्रॉपर कॉमन हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। अगला है, निम्न लिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आंसर है मुफ्त कानूनी सलाह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? ठीक है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन यानी संघात्मक। आप इस क्वेश्चन को या संघ या एकात्मक वाले क्वेश्चन को कई बार जिससे इंग्लिश वर्जन से ज्यादा जज करेंगे, क्योंकि मतलब उसमें जो संघ है मतलब संघात्मक व्यवस्था होती है उसके लिए फेडरल यूज होता है और इसके लिए होता है यूनिटरी। ठीक है, और इसके लिए फेडरल, और जो परिसंघात्मक होता है उसके लिए को फेडरल वर्ड। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, ठीक है, कहलाने वाली व्यवस्था क्या है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन ये है को फेडरल यानी परिसंघात्मक व्यवस्था। अगला है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर के बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? न्यायिक समीक्षा। यही अंतर आ जाता है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा हमने कहां से ली है? अमेरिका से। ठीक है। अगला है, वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर करता है कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रांतों का कार्यकारी मतलब निर्माण एवं संघ की इच्छा पर निर्भर कहलाती है, ये कहलाती है एकात्मक व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि राज्य तो आपस में टूट सकते हैं, राज्य क्या कर सकते हैं? आपस में राज्य आप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन संघ इसमें नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तो इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट या एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। अगला है, भारत के संप्रति के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शक्ति मतलब सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? ठीक है, तो ये किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ये किस वेद का भाग है? ये है अथर्ववेद का भाग। अगला है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 डेज के सामान्य दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च या 21 मार्च। मतलब ये पूछ रहा है कि चैत्र का पहला दिन किस दिन पड़ता है। ठीक है। अगला, यदि भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो देखिए, अनुसूची एक को अनुसूची पूछा है। ठीक है, तो अनुसूची एक को संशोधित किया जाएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, इनका अग्रता क्रम देखना है। अग्रता अनुक्रम, मंत्रिमंडलीय सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य,
भारत में मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत में मुख्य न्यायाधीश सबसे फर्स्ट में आ जाएंगे, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर आ जाएंगे मंत्रिमंडल सचिव। तो 4 3 2 1, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। अगला है, निम्न युग्मों का में से कौन सा युग्म सही है। नवीं अनुसूची, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। तो देखिए यहाँ पे पहला ही गलत है, ये है भूमि सुधार कानून से रिलेटेड। बेसिकली नवीं अनुसूची में कुछ ऐसे कानूनों को रखा गया था जिन्हें मतलब न्यायिक समीक्षा से दूर रखा गया है। ठीक है। अगला है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेंट्रल विजिलेंस एजेंसी की, को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। तो ये किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने की थी, ये की थी के संथानम की अध्यक्षता वाली समिति ने, के संथानम। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। यानी यहाँ पे कुछ क्या पूछ रहा है, एससी आयोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 338। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है इसका आंसर, राज्य क्षेत्र विधानमंडल के सदस्य आंसर है। अगला, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों कहाँ पर विदिष्ट होती है, कहाँ पर विदिष्ट होती है, सेवा शर्तें। तो देखिए जितनी भी सेवा शर्तें हैं वो अनुसूची 2 में निर्दिष्ट होती है, ठीक है। फिर शपथ एवं प्रतिज्ञान के लिए अनुसूची 3 है। पहला है संघ राज्य क्षेत्र, फिर आते हैं क्या, सेवा शर्तें, फिर शपथ एवं प्रतिज्ञान, फिर आता है राज्यसभा सीटों का आवंटन। अगला है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, और अध्यक्ष वे स्वयं होते हैं, ठीक है। अगला क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक क्या होता है, जिसका गठन, ऐसी संस्था जिसका गठन संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत किया गया हो। तो इसमें क्या है, मानवाधिकार आयोग, राज्य के वित्त आयोग। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, इसमें आ जाएगा मानवाधिकार आयोग। क्यों, क्योंकि इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संशोधन 2006 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है। कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। आप याद भी रखिएगा कि भारत में कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो वो इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन से एक सही नहीं है। नीति आयोग, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। इसका गठन 2015 में किया गया है, सहकारी संघ पर आधारित है। तो देखिए इसका गठन 2015 में नहीं किया गया था। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। बहुत आसान आंसर है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ मैं भी आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है वित्त आयोग। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है। याद रखिएगा कोई भी आयोग हो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, ठीक है। अगला है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। देखिए जो अंश होते हैं केंद्रीय अनुदान में, संघ और संघ की राजस्व में राज्य के जो अंश होते हैं उसे निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है।
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? राज्य में मुख्यमंत्री करते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री करते हैं। अगला है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो देखिए, निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह था। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन प्रति 5वें वर्ष में किया जाता है। फिर अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। फिर अगला और लास्ट है आज का, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मजदूर संघ के अध्यक्ष होते हैं इसे एक दबाव समूह माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी वेतन और सेवा शर्तों के लिए बार बार लोकसभा सदस्यों पे दबाव डालते हैं। ठीक है, आज आपके कितने सही हुए ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आप अपना जितने भी आपके सही हुए आप उसे बताएं, और अगला वीडियो किस पे बनाना चाहिए आप मुझे रेकमेंड भी करें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब विद्यालय IAS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।